सो आज हम सेक्शन 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस को समझेंगे। और चूंकि दोनों में देखो डेथ हो रही है तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर और कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस तीनों का आपस में क्या स्टेप बाय स्टेप होगा उसको भी समझ लेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये है कि ये है। तो भाई इसकी जो डेफिनेशन है आपकी सेक्शन 304A में, क्योंकि ये बाद में 1870 में जुड़ा था, इसका जो प्रोविज़न है उसी में समझो उसको डिफ़ाइन भी किया गया है और पनिशमेंट भी इसी का उसी सेक्शन में दे दिया गया है। तो होता क्या है कि अगर आप किसी की डेथ कॉज करते हो और उसमें इंटेंशन हो, नॉलेज हो, तो वो आपके कल्पेबल होमिसाइड वाले उसमें चला जाता है ना। इंटेंशन है, नॉलेज है। इंटेंशन है कि जान लेंगे, या फिर नॉलेज है कि जो हम कर रहे हैं उससे पॉसिबिलिटी है कि सामने वाले की जान चली जाए। तो इंटेंशन और नॉलेज अगर आपके काम में है, जैसे अगर आप एक गाड़ी जो है मार्केट के बीच से आप अगर 40-45 की स्पीड में अपनी गाड़ी चला के भगाने लगें, तो रैश और नेग्लिजेंट आपको हो सकता है वो सुनने में लगे, लेकिन टेक्निकल जब मैं बात करूँगा तो मैं उसमें कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगाऊंगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है, या फिर मर्डर फॉर दैट मैटर अगर इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि इंटेंशन और नॉलेज की प्रेजेंस है कि नहीं है। देखो, अगर मैं बाइक लेकर 40-45 या कार लेकर 40-45 की स्पीड से मार्केट के बीच में निकालने लगूं, तो हाँ, जनरली आप उसको रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंट ड्राइविंग कहोगे। लेकिन देखो, इस केस में नॉलेज है सामने वाले के पास। सामने वाले के पास नॉलेज है कि हो सकता है सामने कोई आ जाए और उसको गाड़ी ठुक जाए, उसकी डेथ कॉज हो जाए। अब इसी सिनेरियो को हल्का सा ट्विस्ट कर लो, कब ये नेग्लिजेंट बन जाएगा, कब ये इंटेंशन और नॉलेज नहीं पाओगे और आपको केवल कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस के प्रोविजन में इसको डालना पड़ेगा अगर किसी की डेथ कॉज हो जाए। तो सपोज करो 40-45 की स्पीड से हम गाड़ी चला रहे हैं और हम में सबके पास कोई ना कोई ऐसा आप व्यक्ति होगा जिसको आप जानते होंगे, जिससे कहो अरे गाड़ी थोड़ी धीरे चला लो, तो कहता है अबे कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा यार। मतलब एक होप है कि किसी की डेथ कॉज नहीं होगी, टेंशन ना लो तुम। तो ये जो होप है आपकी, इसमें क्या दिख रहा है कि आपका इंटेंशन भी नहीं है किसी को मारने का, एंड आपके पार्ट पर आपके पास नॉलेज भी नहीं, क्योंकि आपको अपने ऊपर इतना भरोसा है कि आपसे किसी की जो है मृत्यु कॉज होगी नहीं। आपकी गाड़ी इतनी परफेक्ट आप चलाओगे कि किसी को नहीं ठुकेगी और कोई नहीं मरेगा। तो आपके पास नॉलेज भी नहीं है। ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि आप नेग्लिजेंट हो, आप रैश ड्राइविंग करके किसी की डेथ कॉज कर रहे हो। तो यहाँ पर जब डेथ कॉज होगी तो आप सेक्शन 300 और सेक्शन 299 की बजाय सेक्शन 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस को ऑफेंस कमिट कर रहे हो। और थोड़ा सा इसको उसमें डीप में जाकर समझ लो। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी की डेथ कॉज करता है, तो पहला चीज़ क्या है कि भाई डेथ कॉज हो ही रही है। देखो, वो तो इसमें भी हो रही है, वो तो इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है, तो अभी कोई डिफरेंस नहीं है। डेथ कॉज करना यानी कि सिमिलर है इन तीनों में, डेथ कॉज हो रही है, बट इट इज़ डन बाई डूइंग एनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। इसका मतलब क्या बेटा कि वो जिस चीज़ से डेथ कॉज हो रही है वो कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन में नहीं फॉल करेगा। यानी कि जो कल्पेबल होमिसाइड देखो है उसके गोले से सेपरेट है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस का जो आपका सर्कल है। तो ये चीज़ इसके अंदर फॉल नहीं करेगी। अगर इसके अंदर फॉल कर गई तो वो 304A में फिर नहीं आ सकता। अगर इसमें फॉल कर गया तो इधर नहीं आ सकता, क्योंकि इसका जो डेफिनेशन है वही कह रहा है कि इसमें वही डेथ आएगी ही जब आपने रैशली या नेग्लिजेंटली एक्ट करके किसी की डेथ कॉज कर दी हो, और वो सिनेरियो आपका कल्पेबल होमिसाइड यानी कि 299 के ऑफेंसेस में फॉल ना कर रहा हो। ध्यान रखना, जब मैं 299 कहूँगा तो दैट कैन ऑल्सो इंक्लूड सेक्शन 300 मर्डर, है ना, अगर इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होंगे तो। इस पर डिटेल्ड वीडियो है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पर जो मैंने बनाया है, बहुत ही अच्छे से उसमें मैंने इसके रिलेशन को और डिस्टिंक्शंस को और पूरा जो इसका कॉन्सेप्ट है कैसे अप्रोच करना है
कैसे लायबिलिटी फिक्स करना है, पूरा डिटेल में समझाया है, उसको जाके देख लो। पार्ट 3, पार्ट 2 एंड पार्ट 1, 3 पार्ट्स उसके बने हुए हैं। ऑलराइट, सो इसमें आपके मेडिकल नेग्लिजेंस वाले केसेस का अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो उस सिनेरियो में क्या होता है, एक बार उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि उसका एक सेपरेट थोड़ा सा ज्यूरिस्प्रूडेंस बना हुआ है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो होता क्या है, ऐसे हमने कई केसेस देखे कोर्ट्स में, ऐसे कई मामले गए कि भाई एक पेशेंट था और पेशेंट को जो है डॉक्टर साहब ट्रीट करने आए, ठीक है, सपोज करो ए डॉक्टर है और बी पेशेंट है, तो पेशेंट को ट्रीट करने आए थे और इसको जो है सांस वाली प्रॉब्लम थी, तो इसके जो रिलेटिव्स थे उन्होंने कहा भी ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए हमको। तो उस वक्त डॉक्टर को भी ढूंढने गए, ऑक्सीजन सिलेंडर भी ढूंढने गए, डॉक्टर तो खैर ड्यूटी पर नहीं था तो डॉक्टर मिला नहीं। ऑक्सीजन सिलेंडर इनको जो मिला, पहला जो नर्स लेकर आई, उसमें ऑक्सीजन था नहीं, उसमें वो काम नहीं कर रहा था, या वो वर्किंग उसमें नहीं था। तो वो गए दूसरा, भाई ढूंढ के लेकर आओ, क्योंकि सामने वाला जो हमारा पेशेंट है उसकी सांस की दिक्कत हो रही, हो सकता है मर जाएगा अगर आप जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लाओगे। दूसरा लेकर आए, जब तक लगाते तब तक ये मर गया। अब मर गया तो भाई जो इसके रिलेटिव्स थे वो डॉक्टर के ऊपर क्या चार्ज लगा रहे हैं, सेक्शन 304A का, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस का लगा दिया चार्ज। तो इस पर कोर्ट्स ने क्या कहा, भाई एक मामला आया जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2005 का, और वो इस मामले में मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले में काफ़ी लीडिंग केस है। इसमें क्या था कि डॉक्टर साहब की लायबिलिटी क्या बनेगी, कैसे बनेगी, इस पर बात हुई। तो कोर्ट ने कहा, 3 जज का जजमेंट था, ठीक है, कोर्ट ने क्या बोला कि भाई आप डॉक्टर्स की लायबिलिटी अगर हर बात पे बनाने लग गए तो डॉक्टर्स खुल के काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक पेशेंट का डॉक्टर का एक ट्रस्ट होता है, और अगर डॉक्टर की लायबिलिटी बार बार आप हर बात पे बनाने लगे, वो अपना अच्छा जितना वो बेचारा कर सकता था, सपोज करो वो कर दे, फिर भी पेशेंट को ना बचा पाए, तो आप उसकी लायबिलिटी उठा के बना देंगे, बार बार उसके ऊपर चार्ज FIR कर दी जाएगी। तो इस तरीके से डॉक्टर्स अपना काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जो डायरेक्ट आप लगा रहे हो ये बिल्कुल उचित नहीं है। हम डॉक्टर्स की लायबिलिटी कब मानेंगे कि भाई दो हमने बातें कर दी, पहली बात करी और दूसरी बात करी। इन्होंने कहा कि आप केवल इनसे इतनी उम्मीद कर सकते हो कि ये आपको बेस्ट ट्रीटमेंट जो ये दे सकते हैं वो दे दें, और इनके पास रेक्विजिट क्वालिफिकेशन है कि हाँ जिस चीज़ का इलाज आप इनसे कराने आए हो ये उसमें क्वालिफाइड आदमी है, और ये उस क्वालिफिकेशन को रीजनेबल कॉम्पिटेंस के साथ इस्तेमाल करके आपका ट्रीटमेंट करने का प्रयास कर रहा है। अब इतना अगर उसने कर दिया, उसके बाद आपके साथ यदि कोई इंजरी, कोई हार्म कॉज होता है, तो डॉक्टर की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस नहीं बनेगी, ठीक है, या फिर इस तरीके की जो लायबिलिटी है। तो दो बातें कर दी कि अगर डॉक्टर के पास रिक्वायर्ड स्किल है, यानी कि क्वालिफाइड है वो अपने जॉब में, सपोज करो हार्ट का डॉक्टर है, तो जो हार्ट के लिए भाई डॉक्टरी लाइन में जो भी क्वालिफिकेशंस हो, यदि वो उसके पास हैं, वो ट्रेंड है उसमें, ठीक है, और दूसरा उस स्किल्स हैं और उसको वो रीजनेबल कॉम्पिटेंस से यूज़ करता है, ठीक है, यानी कि एक रीजनेबल डॉक्टर उन स्किल्स को जैसे सिखाया गया है वैसे अच्छे से बाय टेकिंग द रीजनेबल केयर एंड प्रिकॉशन उसको यूज़ करता है। अगर वो इतना करता है, अब अगर पेशेंट की डेथ होती भी है तो डॉक्टर विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर कॉजिंग डेथ ऑफ द पेशेंट बाय नेग्लिजेंस। आप उसके ऊपर 304A का ऑफेंस नहीं बना पाओगे। तो जेकब मैथ्यू वाले केस में हमने इस चीज़ को क्लियर कर दिया, यानी कि अब अगर आपको डॉक्टर्स के ऊपर 304A का चार्ज लगाना हो तो क्या देखना पड़ेगा कि भाई आप पहले तो ये देख लीजिए कि जो डॉक्टर था, फॉर एग्जांपल कोई फर्जी डॉक्टर जो ये छोटे मोटे दवाखाने वाले बैठते हैं, लेट्स से कि इनके पास डिग्रीज़ नहीं है, लेट्स से कि ये साइंस डॉक्टरी की समझे नहीं है, बायोलॉजी ठीक से समझे नहीं है, ये खाली सुन के, क्योंकि बहुत लंबे समय तक फार्मास्यूटिकल्स की दुकान पे काम किया तो इनको सब पता है बेसिक, तो ये अपनी दुकान खोल ली और सलाह देने लग गए। कोई पेशेंट आया मान लो और उसको इन्होंने देखा कि भाई हाँ क्या सिम्टम है, बताया और कहा लो ये वाला एक इंजेक्शन तुम लगा लो, इंजेक्शन उसको लगवा दिया और पता चला वो थोड़ी देर में मर गया। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि भाई यू डिड नॉट हैड द रिक्वायर्ड स्किल्स, आप प्रॉपर डॉक्टर का जो
ट्रेनिंग सेशन होता है, डॉक्टर का जो एजुकेशनल प्री रेक्विजिट होता है वो आपके पास नहीं था, और या फिर यदि आपके पास था तो आपने रीजनेबल कॉम्पिटेंस से यूज़ नहीं किया, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, आपके ऊपर लायबिलिटी बना सकते हैं कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस की। तो अब एक और चीज़ भाई इसमें मोटी मोटी समझ लो, ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस समझ लो। जो सबसे कम ग्रेविटी वाला है वो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस है, ये आपका कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस है। और इससे थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेविटी वाला, अगर भाई इंटेंशन और नॉलेज प्रेजेंट था तो आपका कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस का ऑफेंस बनेगा ही नहीं। अगर इंटेंशन टू कॉज डेथ था या फिर नॉलेज था कि भाई मेरे इस काम से डेथ हो सकती है, जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था, अगर मैं गाड़ी लेके चला रहा हूँ मार्केट में भीड़ भाड़ में और बस मैं चला रहा हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं प्रिज्यूम कर रहा, ना लोगों से ये कहता घूम रहा हूँ, ना मेरा ये इंटेंशन था, ना ये मैं मन में सोच रहा हूँ कि भाई कुछ नहीं होगा और मैं चला ले जाऊँगा, अभी देखना तो मैं बहुत बढ़िया ड्राइवर हूँ, है ना। तो क्या हो रहा है कि मेरे पास नॉलेज एक तरीके से नहीं है कि आई एम एबल टू किल एनी वन फ्रॉम द मार्केट, तो मेरे को क्या है कि मैं बस निकाल ले जाऊँगा, टेंशन मत लो। तो एक तरीके से मैं यहाँ पे रैशली एंड नेग्लिजेंटली एक्ट कर रहा हूँ। हाउएवर अगर मैं गाड़ी खाली चला रहा हूँ और प्रोबेबिलिटी है, चूँकि अब मैंने ये नहीं दिखा रखा कि मैं निकाल ले जाऊँगा, आई हैव द होप कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने काम में, टेंशन मत लो, मैं गाड़ी निकाल ले जाऊँगा, किसी को चोट नहीं लगेगी। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास ऐसा नॉलेज है कि हाँ चोट लग सकती है, इंटेंशन है, तो वहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड में ऑफेंस चला जाएगा। और अगर इंग्रेडिएंट्स और आपके मिल गए सीरियस तो आपका मर्डर में चला जाएगा। बट इसको ध्यान रखना कि जो चीज़ें कल्पेबल होमिसाइड होंगी फिर वो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस में नहीं होंगी, ये बिल्कुल इससे सेपरेट है। अगर ये ऑफेंस बन गया है तो उसी सिनेरियो में ये ऑफेंस नहीं बन सकते, ठीक है। और अगर ये ऑफेंसेस बन गए हैं तो उसी सिनेरियो में ये ऑफेंस नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि फॉर समथिंग टू बी एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 304A द एसेंशियल रिक्वायरमेंट, वन ऑफ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज it must not be a culpable homicide, it must be out of that सर्कल ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, इसका जो पनिशमेंट है वो भी खाली 2 साल तक का है सेक्शन 304A में, और फ़ाइन उसमें कुछ भी लग सकता है, तो 2 साल तक की जेल या फिर कुछ फ़ाइन, ये आपका सेक्शन 304A में है। जबकि आपका कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का जो पनिशमेंट है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन 304 पार्ट 1 एंड सेक्शन 304 पार्ट 2, उसका जो पनिशमेंट है वो इससे सीरियस है, और उससे भी जो ऊपर सीरियस है वो मर्डर का है, राइट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कोरिलेशन आपस में क्या है, कैसे अप्रोच करना है। तो डेथ हुई, आपको अब ये देखना है कि अगर ये कल्पेबल होमिसाइड में आ गया फिर तो इसका कोई प्रश्न नहीं बनता, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ इसमें फॉल कर गई तो इसका फिर बात ही खत्म कर दो, है ना, इसमें फिर वो नहीं आएगा। लेट्स से कि तुमने ट्राई किया कि इंटेंशन प्रूव करने का, ढूंढने का कि भाई इंटेंशन साबित कर पा रहे हैं क्या हम इन सिनेरियो से, चलो नहीं कर पा रहे। क्या हम भाई नॉलेज साबित कर पा रहे हैं, क्या नॉलेज निकल के आ रही है कि देयर वाज प्रोबेबिलिटी इन हिज माइंड कि आई माइट कॉज डेथ, क्या वो नॉलेज निकल के आ पा रही है आपके एक्शन से? अगर वो नहीं आ रही है देन यू वुड थिंक कि भाई हो सकता है ये रैश या फिर नेग्लिजेंट वाले क्लॉज में बैठ पा रहा हो, तब आप सेक्शन 304A को देख लो। तो ये 3 आपको देखने हैं। इस पर कैसे डिटेल में देखना है, इस पर ऑलरेडी वीडियो है, उसको जाके देख लेना। इसमें नहीं बनेगा तो तब इसका इंग्रेडिएंट चेक करना कि क्या जो एक्शन था वो रैश या नेग्लिजेंट की कैटेगरी में फॉल कर सकता है। चूँकि वो इसमें फॉल नहीं कर रहा कल्पेबल होमिसाइड में, तो अब अगर वो रैश और नेग्लिजेंट एक्ट निकल आया और किसी न किसी की डेथ हुई है, तो आपके अगर ये इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो गए तो आप क्या कह सकते हो कि भाई सेक्शन 304A का ऑफेंस बन रहा है। तो इसके एसेंशियल्स में क्या हो गया, किसी न किसी की डेथ होनी चाहिए। दूसरी बात, डेथ या तो किसी रैश या फिर किसी नेग्लिजेंट एक्शन से होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, जो ऑफेंस है उसमें कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस नहीं बनना चाहिए। अगर ये बन गया तो फिर इधर मत आओ, ठीक है। ये ऐसे इसको समझ लो। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा सेक्शन 304A, एंड थैंक यू सो मच। इसमें किसी को कोई डाउट तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।